अब फिर नेक्स्ट जो कंपोनेंट है आपकी प्रोस्थेसिस का, वो रेस्ट्स हैं। तो रेस्ट्स या रेस्ट जो होता है वो प्रोस्थेसिस का वो पार्ट होता है जो वर्टिकल सपोर्ट दे रहा होता है आपकी प्रोस्थेसिस को। अब उसका मतलब ये है बेसिकली कि वो आपके जो आपकी प्रोस्थेसिस हैं उसके ऊपर जो जो टीथ लगे हुए हैं आर्टिफिशियल, उनके ऊपर जो क्लोजर लोड लगेगा वो उनको अबटमेंट्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, और इस तरह से जो ओवरऑल आपकी पोजीशनिंग होगी डिफरेंट पार्ट्स की आपके डेंचर की, तो वो उनको मेंटेन रखेगा। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपका लोअर 4 जो था वो मिसिंग था, और वहाँ पे आपने एक कास्ट पार्शियल डेंचर दिया है, और आपने 3 और 5 के ऊपर रेस्ट्स दिए हुए हैं। तो होगा ये कि जब पेशेंट फ़र्ज़ करें 4 वाली पोजीशन पे बाइट करता है, कुछ चबाता है, तो जो 4 पे आपने आर्टिफिशियल टूथ लगाया हुआ है उसके ऊपर जो क्लूजर लोड पड़ेगा वो सारा रेस्ट्स के थ्रू 3 और 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और 4 के ऊपर बेसिकली फोर्सेस लगेंगी, लेकिन वो सारी शिफ्ट हो जाएंगी 3 और 5 के ऊपर, और 4 के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू है वो उसके ऊपर आपका जो डेंचर है, डेंचर बेस है, वो फोर्स नहीं लगाएगी। तो ये बेसिकली आपका काम है रेस्ट्स का, और इनको मतलब प्रॉपरली एक शेप बनाते हैं दांत के ऊपर, उसको उसके ऊपर आप मतलब रेस्ट्स को सीट करते हैं। तो उस जो प्रिपरेशन होती है उसको आप रेस्ट सीट कहते हैं, यानी अबटमेंट के ऊपर आपने जो है थोड़ा सा स्पेस बनानी होती है कि रेस्ट के लिए मटेरियल उसके ऊपर आए और उसकी इतनी एडिक्वेसी, यानी इतना वो थिक हो के वो अपना जो फंक्शन है वो नॉर्मली कर सके, और रिजिड हो के उस पर क्रूजल लोड जब ट्रांसफ़र हो दूसरे दांत का भी, तो वो उसको जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो एक तो उसका पर्पज़ हो गया कि उसने वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो बाकी जो उसके कुछ फंक्शंस हैं वो उसने ऐसे बताए हैं कि मेंटेन कंपोनेंट्स इन देयर प्लान्ड पोजीशंस। अब आपने जब सारी प्लानिंग की है कि टर्मिनल जो आपका क्लैस्प का एरिया है वो ख़ास जगह पे पड़ा होगा, फिर आपका इनडायरेक्ट रिटेनर कहाँ पे पड़ा होगा, और ये सारा कुछ आपने प्लान किया होता है। तो रेस्ट का बेसिकली काम यह है कि वो जो आपका डेंचर है उसको सेटलिंग नहीं होने देता, उसकी यानी उसकी टिश्यू वर्ड मूवमेंट नहीं होने देगा। तो जब वो टिश्यू वर्ड मूवमेंट नहीं होने देगा तो जो आपके कंपोनेंट्स पड़े हैं वो अपनी प्लान्ड पोजीशन में पड़े रहेंगे, अनलेस ऑफ कोर्स कि आपका जो डेंचर है वो अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव कर रहा है स्टिकी फूड की वजह से या कुछ और, तो उसमें रेस्ट ऑब्वियसली काम नहीं करेगा। लेकिन टिश्यू वर्ड मूवमेंट के अगेंस्ट रेस्ट आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनको उनकी प्लान्ड पोजीशंस में रखते हैं। फिर यह है कि वो जो क्लोजर रिलेशनशिप है उनको मेंटेन रखता है, यानी जो आपकी वर्टिकल हाइट है फेस की जो आपने टूथ सेटअप करते हुए डिटरमिन की हुई है, तो वो उसको मेंटेन रखेगा। अगर फॉर एग्जांपल डेंचर थोड़ा सा सेटल हो जाता है सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर, तो ऑब्वियसली आपकी जो वर्टिकल डायमेंशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर यही है क्योंकि वो सेटलिंग नहीं होने दे रहा, तो आपके सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर आपकी जो डेंचर बेस है वो इम्पिंज नहीं कर रही, और डायरेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स अक्लूजल लोड टू दी अबटमेंट टीथ। सो जो भी आपके आर्टिफिशियल टीथ के ऊपर फोर्स पड़नी है उसने ये अबटमेंट टीथ के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर देनी है। फिर यहाँ पे ही वो एग्जांपल देता है आपके जो क्लैस्प होता है उसके थ्रू। तो जो क्लैस्प होता है बेसिकली वो कहता है आपका रिटेंटिव आर्म जो होता है वो एंड से हमेशा दांत के ऊपर कांटेक्ट में होता है, लेकिन उस वक्त फोर्स नहीं लगा रहा होता, लेकिन इन कांटेक्ट होता है। और जैसे ही आपका डेंचर के ऊपर कोई टिश्यू अवे फ्रॉम द टिश्यू, यानी उसको उतारने की या स्टिकी फूड की वजह से या ग्रेविटी पे अपर डेंचर की वजह से फोर्स लगती है, तो आपका जो रिटेंटिव क्लैस्प आर्म है वो उसी वक्त इंगेज हो जाता है। लेकिन वो कहता है अगर आपका जो है रेस्ट वो प्रॉपरली नहीं बना हुआ और वो सेटलिंग हो रही है, या आपने रेस्ट नहीं दिया हुआ और डेंचर सेटल होता है, टिश्यू वर्ड जब आप चबाते हैं तो वो टिश्यू वर्ड चला जाता है, तो ऑब्वियसली जो आपका क्लैस्प है वो अवे फ्रॉम द टिश्यू थोड़ा सा और नीचे की तरफ चला जाएगा, एपिकली मूव कर जाएगा। तो जब अवे मतलब उस पर डिसलॉजिंग फोर्स लगेगी तो वो इमीडिएटली एक्टिवेट नहीं होगा, और थोड़ी सी मूवमेंट आपके जो डेंचर है उसके अंदर आ जाएगी। तो रेस्ट बेसिकली जो है वो इसको रोक रहा है। और फिर आपकी जो रेस्ट सीट आपने प्रिपेयर करनी है ना, उसकी शेप और फॉर्म क्या होनी चाहिए वो ये बता देता है।
तो उसमें जो पहली चीज़ है कि उसकी शेप क्या होनी चाहिए, तो आपने जब ओक्लूजल सरफेस के ऊपर पोस्टीरियर टीथ के किसी ओक्लूजल सरफेस के ऊपर रेस्ट सीट बनानी है, तो उसकी शेप बेसिकली राउंडेड ट्रायंगल की होगी, और उस ट्रायंगल का जो बेस होगी वो मार्जिनल रिज की तरफ होगी, और जो एपेक्स होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टूथ होगा। अब कोई भी आपने डेंटिस्ट्री में प्रेपरेशन करनी हो तो उसमें आपने शार्प एजेस अवॉइड करनी होती हैं और हमेशा राउंडेड एजेस रखनी होती हैं, ताकि फोर्सेस उस जगह पे जो है वो ज़्यादा लगने का होता है चांस, और ऑब्वियसली उससे स्ट्रेस इंक्रीज होता है और फ्रैक्चर का चांस हो जाता है। तो पहली उसने शेप बता दिया उसको। सेकंड पॉइंट में ये बताता है कि इट शुड बी एज लॉन्ग एज इट इज़ वाइड। तो आप इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी आपकी उसकी लेंथ, जिस तरह आप पिक्चर में देख लेंगे, जो मार्जिनल रिज है उसके ऊपर जितनी उसकी लेंथ फेशियोलिंगुअली आ रही है, तो इतनी ही उसकी मीजियोडिस्टली विड्थ होनी चाहिए। जब आप उसको मार्जिनल रिज से जहाँ तक आपने प्रिपेयर किया वहाँ तक जा रही है, तो उतनी ही उसकी लेंथ और विड्थ होनी चाहिए। फिर थर्ड वो ये बताता है कि मार्जिनल रिज को आपको थोड़ा सा डिप्रेस करना पड़ता है, यानी वहाँ से टूथ स्ट्रक्चर रिमूव करना पड़ता है, ताकि वहाँ पे आपका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो मेटल है वो आ सके, और वो एज रेस्ट, यानी उस पर क्लूजल फोर्सेस पड़नी है तो वो अपना फंक्शन जो है वो पूरे तरीके से कर सके। अगर ऑब्वियसली आप थिन मेटल लगा देंगे तो चांसेस है कि वहाँ पे भी आपका जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो वो कहता है एटलीस्ट 1.5 मिलीमीटर जो है वो आपको वहाँ से जो मार्जिनल रिज का एरिया है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। और फिर वो बताता है कि जो फ्लोर होगा आपका, यानी जो क्लूजल सरफेस के ऊपर आपने बाकी सीट बनानी है, वो मार्जिनल रिज से एपिकली प्रेजेंट होना चाहिए। यानी आप समझें कि अगर 1.5 मिलीमीटर आपने मार्जिनल रिज को रिड्यूस किया है, तो समझें कि 2 मिलीमीटर आपने जो क्लूजल सरफेस है वहाँ से आपने रिड्यूस करना है। अब उसकी वजह यह है कि आपका जो बेसिकली आप कह लें जो क्लूजल सरफेस के ऊपर वाला पोर्शन है वो एपिकली प्रेजेंट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो आपका मार्जिनल रिज वाले एरिया पे जो मेटल आ रहा होगा उससे। तो एक तो ये आपकी रिटेंशन में आपको हेल्प करेगा कि वो बाहर की तरफ नहीं आ जाएगा, और दूसरा ये कि जो क्लूजल फोर्सेस हैं वो ज़्यादा अच्छी आपकी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। और फिफ्थ में वो ये बता देता है कि आपका जो एंगल बनेगा यही मार्जिनल रिज से जो आगे की तरफ जा रहा है वो लेस देन 90 होना चाहिए। यानी मतलब उसका फिर वही है कि आपका जो क्लूजल सरफेस पे जो पोर्शन आएगा वो ज़्यादा एपिकली प्रेजेंट होना चाहिए, यानी क्लूजली आपने मार्जिनल रिज की निस्बत ज़्यादा रिड्यूस करना है टूथ स्ट्रक्चर। अब अगर देख लें कि फ़र्ज़ कर लें कि मोर देन 90 रखा है हमने, यानी जो मार्जिनल रिज है वो ज़्यादा नीचे है, यानी वो ज़्यादा रिड्यूस की हुई है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, तो उसमें फिर आपका इंक्लाइंड प्लेन वाला जो बायोमैकेनिक्स आपने पढ़े हैं वो अप्लाई होंगे और वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो उसकी भी उसने पिक्चर दिखाई हुई है कि जब आपकी फोर्स लगी है तो अब ए, सी और बी वाला जो एरिया वो यहाँ पे आप समझ लें कि वो रेस्ट है आपका। तो उसकी रेस्ट सीट आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे बनी हुई है, यानी बी आपकी जो है वो कह लें कि मार्जिनल रिज की डेप्थ है, और ए जो है वो आपका क्लूजल सरफेस है, आप ये समझ लें। तो जब आप उसके ऊपर क्लूजल फोर्स लगेगी तो वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो रेस्ट है वो उसके ऊपर मतलब उस पर यहाँ पे राइट साइड पे फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड एंड राइट साइड पे, तो वो उसके अगेंस्ट आपके अबटमेंट के ऊपर लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। तो ये डेट्रीमेंटल फोर्स भी आपने अवॉइड करनी है, सिंपल इस तरीके से कि आपने जो क्लूजल सरफेस प्रिपेयर करनी है वो मार्जिनल रिज से ज़्यादा डीप होनी चाहिए। और फिर वो एक एग्जांपल दे देता है कि आपका फ़र्ज़ कर लें कि एक मीजियली टिप्ड अबटमेंट है जिसके ऊपर पहले से एक रेस्ट सीट प्रिपेयर हुई है, लेकिन वो है इस तरह कि उसमें आपका जो एंगल बन रहा है वो मोर देन 90 बन रहा है, यानी आपकी जो मार्जिनल रिज है वो ज़्यादा डीप है आपके फ्लोर ऑफ द रेस्ट सीट से, आप कह लें। तो वो कह रहा है अब ऐसे में अगर तो उसको दोबारा प्रिपेयर करके मॉडिफाई किया जा सकता है तो उसकी ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन होनी चाहिए उसी रेस्ट सीट की। लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम है कोई कि आप उसको डीप करने जाएँ तो आप पल्प को इन्वॉल्व ना कर लें, या फिर कहीं परफोरेशन का चांस हो जाए, या पेशेंट उसके ऊपर क्राउन नहीं करवा सकता, तो फिर आप ये करते हैं कि उसके दूसरे प्रॉक्सिमल साइड पर भी, फॉर एग्जांपल जो पहली रेस्ट सीट बनी हुई है वो मीजियल साइड पर है, तो आप उसके ऑपोजिट एक डिस्टल साइड के ऊपर भी एक जो है वो रेस्ट सीट दे देते हैं,
ताकि जो एक साइड पे उसकी फोर्स लग के उसको जो इंक्लाइंड प्लेन की फोर्सेस लगनी है वो दूसरी साइड पे आपने जो अबटमेंट दिया, तो दोनों की जो इंक्लाइंड प्लेन की फोर्सेस हैं वो आप समझ लें कि एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो उस केस में आप अगर मॉडिफाई नहीं कर सकते एक साइड के रेस्ट को, तो आप दूसरी साइड पर भी यानी दूसरे प्रॉक्सिमल सरफेस पे भी एक जो है क्रूजल रेस्ट बना देते हैं। तो इन दोनों के होने की वजह से बेसिकली जो आपकी फोर्सेस होंगी वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ के पैरेलल चली जाएंगी। अब फिर आगे वो डिफरेंट रेस्ट्स की एग्जांपल देता है कि किस मुख्तलिफ केसेस में आप किस किस तरह के रेस्ट्स दे सकते हैं। तो एक तो सिंपल ये जो है ना वो हमने देख लिया कि राउंडेड ट्रायंगल होना चाहिए और जो बेस है वो डीप होनी चाहिए, जितना वो लॉन्ग है उतना ही वाइड होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद पहली जो उसकी मॉडिफिकेशन है आप कह लें वो आ गई एक्सटेंडेड एक्लूजल रेस्ट। तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास पोस्टीरियर अबटमेंट है जो कि मोस्ट पोस्टीरियर है बेसिकली, और वो मीजियली टिल्ट हुआ हुआ है, तो उसके ऊपर आप फ़र्ज़ कर लेंगे मीडियल साइड पे आप उसके एक रेस्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस तरह है कि अगर वहाँ पे मज़ीद उसकी फोर्सेस बढ़ेंगी तो वो मज़ीद आपका मीजियली टिल्ट होगा, और उस पर आप इस तरह प्रेप नहीं कर पा रहे कि जो फोर्सेस हैं वो उसके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल जाएं। तो उसमें आप जो ओक्लूजल रेस्ट सीट है उसको एक्सटेंड कर देते हैं, जो कि मीजियो डिस्टली एटलीस्ट हाफ ऑफ द टूथ से ज़्यादा को कवर कर रही होगी, और जो बकोलिंगुअल विड्थ होगी उसकी वो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टूथ होगी, यानी कस्प बकल कस्प से लेके लिंगुअल कस्प तक जो आपकी विड्थ आ रही होगी उसका एटलीस्ट 1/3 जो है वो आपने प्रिपेयर जो रेस्ट सीट है उसकी प्रिपरेशन में यूज़ करना है। और एटलीस्ट 1 मिलीमीटर वो डीप होनी चाहिए कि उसके अंदर एटलीस्ट 1 मिलीमीटर का जो मेटल है वो आ सके। तो इस तरह जब आप एटलीस्ट उसको, वो कहता है कि ओनले की ही वो एक शक्ल ले लेता है, तो उसके बाद उसके ऊपर जो ओक्लूजल फोर्सेस पड़ती हैं तो वो ज़्यादा फेवरेबल होती हैं उसके लिए, इसकी एक तो मज़ीद टिल्टिंग को रोकेंगी और जो उसके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल जो है फोर्सेस जाने के चांसेस उसके ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप कन्वेंशनल सिर्फ उसकी मीडियल साइड पर एक रेस्ट सीट बना देंगे। तो अब फिर नेक्स्ट है आपका इंटरप्रॉक्सिमल जो ओक्लूजल रेस्ट है। तो जो इंटरप्रॉक्सिमल ओक्लूजल रेस्ट्स हैं आपके, वो आपने बेसिकली अपोजिट साइड ऑफ दी इडेंचुलर स्पेस के देने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी राइट साइड पे इडेंचुलर स्पेस है और आपने लेफ़्ट साइड पे सारे दांत प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे भी एक जो डायरेक्ट रिटेनर असेंबली है वो देनी है। फ़र्ज़ कर लें कि उसके अंदर आपका जो रिटेंटिव आर्म क्लैस्प भी होगा और जो रेसिप्रोकेटिंग आर्म भी होगा, और साथ उसके एक रेस्ट सीट भी आपने बनानी है। तो वहाँ पे वो कहता है कि सिंगल रेस्ट सीट अगर आप एक दांत के ऊपर देते हैं तो उससे बेहतर है कि आप एडजेसेंट रेस्ट सीट्स 2 दांतों के ऊपर दे दें। तो उसका फ़ायदा वो ये बताता है कि सेटलिंग नहीं होती है, आपके जो डेंचर का फ्रेमवर्क है वो इंटरप्रॉक्सिमल एरिया में उसकी जो फोर्स लगती है वो इंटरप्रॉक्सिमल एरिया में आप समझ लें वेजिंग इफेक्ट नहीं होता उसका, उससे बचाता है वो। और दूसरा ये कि आपका जो इंटरप्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट एरिया है ये उसको भी कवर कर लेगा और फूड इम्पैक्शन नहीं होने देगा। तो इसमें सिंपल जो डिफरेंस ये है नॉर्मल प्रेपरेशन से, वो ये है कि आपने थोड़ा सा जो लिंगुअल साइड पे आप लिंगुअल एम्ब्रेजर है उसको भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करके तो अपना जो रेस्ट है वो लिंगुअल सरफेस तक थोड़ा सा एक्सटेंड करना होता है। बाकी उसका तरीका सेम है कि आपने उसी तरह अपनी जो मार्जिनल रिज है वो दोनों दांतों की 1.5 मिलीमीटर जो है वो रिड्यूस करनी है, उसके जो फ्लोर होगा वो उससे डीप होगा। सिर्फ वो ये कहता है कि आपने कॉन्टैक्ट पॉइंट का ख्याल रखना है कि उसको जो है वो बाद में दोबारा अगर आपकी 1.5 मिलीमीटर मार्जिनल रिज रिड्यूस करने से कांटेक्ट ख़त्म हो गया तो वो आपने ऑब्वियसली दोबारा मेंटेन करना है अपने रेस्ट से। अदरवाइज़ आपने जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको सेफ रखना है, यानी उसको डैमेज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो ये आपका इंटरप्रॉक्सिमल ओक्लूजल रेस्ट है। अब फिर आपके इंटरनल ओक्लूजल रेस्ट हैं। तो उसमें ऐसे होता है कि आपने अपनी ओक्लूजल जो सरफेस है उसको इस तरह प्रिपेयर करना है कि आपका और उसके ऊपर मतलब आपने इस तरह से रेस्ट बनाना है कि वो दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएं। तो वो आपके मतलब इस तरह हो सकता है कि आप मार्जिनल रिज को छोड़ के बाकी सरफेस के अंदर जिस तरह आपकी फिलिंग जाती है उस तरह से ये उसके अंदर फिट हो जाएगी आपका जो कंपोनेंट होगा रेस्ट का उस रेस्ट सीट के अंदर। और इसी तरह की एक चीज़ आप आगे इंटरनल अटैचमेंट्स के नाम की डायरेक्ट रिटेनर्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ये सिर्फ जो आपकी रेस्ट का है उसका काम देता है, इसका रिटेंशन में कोई काम नहीं है। जबकि
जो आपके इंटरनल अटैचमेंट्स होती हैं वो रिटेंशन प्रोवाइड करती हैं बेसिकली। तो वो बेसिकली लॉक एंड की जिस तरह होती है ना, कि आपने लॉक की शेप बना दी और उसके अंदर वो की जाके फिट हो जाएगी। फिर उसमें उसको आप इस तरह समझ लें, क्लूजल रेस्ट, इंटरनल क्लूजल रेस्ट समझ लें कि वो फिट हो जाएगी उसके अंदर, और ऑब्वियसली उसके बाद जो उसके ऊपर फोर्सेस पड़ेंगे वो वर्टिकली आपके अबटमेंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगी, लेकिन उसका रिटेंशन में कोई काम नहीं है। तो उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। और फाइनली आप इम्प्लांट्स को भी रेस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि आपने जो वर्टिकल सपोर्ट लेनी है वो सारा, यानी आपका जो आर्टिफिशियल टीथ के ऊपर जोर पड़ना है, वो आप अपने कंपोनेंट्स के थ्रू इम्प्लांट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इम्प्लांट ऑब्वियसली आपका रिजिड ऑस्टियो इंटीग्रेशन हुई होती है उसकी आपकी बोन के साथ, तो वो आपकी ईजीली जो सारी लोड है, सारा लोड है वो बेयर कर सकता है। उसके साथ ही वो कहता है कि आप उसे रिटेंशन का काम भी ले सकते हैं, कि आप उसके साथ क्लैस्प भी लगा सकते हैं। तो अगर तो आपका इम्प्लांट फेवरेबल जगह पर लगा हुआ है और वो इतनी फोर्सेस बर्दाश्त कर सकता है, तो सिंपली आप ये दोनों काम अपने अबटमेंट्स को छोड़ के आप इम्प्लांट के ऊपर दे सकते हैं। तो वो ज़्यादा फेवरेबल आपके पास आउटकम देगा एज़ कम्पेयर टू अबटमेंट्स। अगर पेशेंट की हाइजीन वगैरह अच्छी नहीं है तो इवेंचुअली ये होता है कि अबटमेंट भी फोर्स पड़ने के बाद वो पेरिडोंटली वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इम्प्लांट्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर वो थोड़ा सा रेस्ट की सपोर्ट के बारे में बता देता है। तो वो कहता है कि यूजुअली आपका जो रेस्ट की सीट प्रिपेयर होती है ना, वो एनेमल के अंदर ही बन जाती है। तो उसके बाद ऑब्वियसली उस पर केरीज लगने के चांसेस होते हैं, और मतलब अगर पेशेंट ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखता तो ऑब्वियसली केरीज स्टार्ट होगी। और फिर या ऑब्वियसली अगर वो हर वक्त डेंचर पहन के रखता है तो, और साथ हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, तो चांसेस हमेशा रहेंगे कि नीचे उसकी केरी स्टार्ट होगी, और ऑब्वियसली आपका अबटमेंट जो है वो पल्पली इन्वॉल्व भी हो सकता है। और उसके बाद ऑब्वियसली आपका अगर वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ जाता है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोस्थेसिस फेलियर भी हो सकती है उसके साथ ही। तो आपने ऑब्वियसली पहले तो आपने देख लेना है कि अगर तो उसके अंदर कोई रेस्टोरेशन होने वाली है तो आपने पहले से करके रखनी है। लेकिन वो कहता है कि साथ ही आपने पेशेंट को बता देना है कि ओरल हाइजीन मेंटेन रखना इज़ एसेंशियल। तो अगर आप वो मेंटेन रखेंगे तो ही इसकी लॉन्ग टर्म जो है वो लाइफ रहेगी। और फिर वो कहता है कि आपने डिफरेंट टीथ के ऊपर गाइड प्लेन्स बनाने होते हैं, उनकी जो अनफेवरेबल अंडर कट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, या पाथ ऑफ इंसर्शन को स्ट्रेट करने के लिए। तो वो कहता है कि हमेशा जो आपने क्लूजल रेस्ट सीट बनानी है वो प्रॉक्सिमल गाइड प्लेन बनाने के बाद बनानी है। अब उसकी रीज़न सिंपल सी ये है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि क्लूजल रेस्ट सीट पहले बना लेते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें आपने मार्जिनल रिज 1.5 मिलीमीटर कम की, और जो बाकी रेस्ट सीट थी वो उससे एपिकली प्रेजेंट थी, जो फ्लोर ऑफ द रेस्ट सीट था। उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे एक फ़र्ज़ कर लें कि डिस्टल साइड पे आप बना रहे थे, तो डिस्टल साइड पे नीचे सर्वाइकली एक अंडर कट है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो आप ये चाह रहे हैं कि अब वहाँ से जो प्रॉक्सिमल साइड है उसको थोड़ा सा रिमूव कर दिया जाए, डिस्टल साइड ही समझ लें, और वहाँ पे उस पार्ट को स्ट्रेट कर दिया जाए जहाँ पे अंडर कट है। तो जब आप वो पार्ट जो एक्सेसिव कर्वेचर है उसका, उसको कट करके स्ट्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा जो पार्ट है वो रेस्ट सीट का जो कोरोनली प्रिपेयर हुई है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। तो जो रिज है वो बेसिकली आपकी एलिमिनेट हो जाएगी सारी, और जो पार्ट बाकी रह जाएगा वो ऑब्वियसली कम डीप होगा एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल रिज। जब मार्जिनल रिज से कंपेयर करते तो ज़्यादा डीप होना था, अब मार्जिनल रिज के साथ आते जाएँ तो वो लेस डीप, जो आप कह लें डीपेस्ट पॉइंट है वो थोड़ा डीप रह जाएगा। अब उसको वैसे समझ नहीं आ रही होगी, सिंपल आप ये समझें कि 1.5 मिलीमीटर पे आपकी जो मार्जिनल रिज है वो रिड्यूस हुई है, और 2 मिलीमीटर पे आपका डीपेस्ट पॉइंट है। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि आपने जो मार्जिनल रिज से आपने अपना जो गाइड प्लेन प्रिपेयर किया है उसको इतना आपको कट करना पड़ गया है कि अब जो सबसे डिस्टल पॉइंट है आपके टूथ का वो 1.7 मिलीमीटर प्रिपेयर हुआ है, और जो सबसे डीपेस्ट है वो 1.5 है। तो सिर्फ 2 मिलीमीटर का ये डिफरेंस, 0.2 मिलीमीटर का ये डिफरेंस रह गया। तो जो उसने कहा था कि लेस देन 90 आपका एंगल होना चाहिए, वो बेसिकली वो इससे डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो कहता है हमेशा आपने जो क्लूजल रेस्ट है वो गाइड प्लेन बनाने के बाद प्रिपेयर करना है।
तो उसके लिए वो तरीका ये बताता है कि सबसे पहले आपने एक लार्ज राउंड बर लेना है, जिससे आपने मार्जिनल रिज रिड्यूस करनी है, और उससे जो नॉर्मल आपकी शेप है वो आपने बना लेनी है। उसके बाद आपने एक स्मॉलर राउंड बार लेकर, तो उससे आपने जो बाकी डीप करना है अपनी फ्लोर ऑफ द क्लूजल रेस्ट को, वो उससे करना है। और फिर वो कहता है कि अगर कोई पहले से रेस्टोरेशन पड़ी है तो आपने उसको देख लेना है कि वो ठीक है या नहीं, और उसकी प्रिपरेशन के दौरान आपने उसकी ऑब्वियसली परफोरेशन का ख्याल रखना है कि वो परफोरेट ना हो जाए। तो अगर तो वो परफोरेट हो जाती है तो वो कहता है फिर आपने उसको प्रिपेयर भी कर लेना है। और यहाँ पे बस वो यही इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। फिर वो आ जाता है कि ये सारे जो रेस्ट थे आपके, ये पोस्टीरियर टीथ के ऊपर से, जिसमें आप क्लूजल सर्फेसिस के ऊपर बना रहे थे। फिर अब आगे है कि आप अगर आपको कैनाइन्स या इंसाइजर्स के ऊपर आपको रेस्ट देना पड़ जाए तो वो किस तरह का होना चाहिए। वो बताता है कि अगर आपने इंटीरियर टीथ पे, फॉर द रीज़न कि आपके पास पोस्टीरियर अबटमेंट कोई नहीं बचा, तो इंटीरियर पे आपने अगर रेस्ट देना है तो उसमें आप कैनाइन्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनकी जो बेसिकली सपोर्ट होती है वो ज़्यादा होती है, रूट लंबी होती है उनका, और सारा कुछ मतलब एज़ कम्पेयर टू इंसाइजर्स वो ज़्यादा अच्छे अबटमेंट्स प्रूफ होंगे। लेकिन अगर आप कैनाइन्स को भी एज अबटमेंट नहीं ले सकते फॉर सम रीज़न, पेरिडोंटली वीक है या कोई ऐसा वजह है, तो उसमें फिर वो कहता है कि जो इंसाइजर्स आप पे बचेंगे उन पे आप मल्टीपल रेस्ट्स देंगे, ताकि आपकी जो प्रोस्थेसिस है उसको वर्टिकल सपोर्ट मिल सके। तो उसमें वो कहता है कि अगर आपने लिंगुअल रेस्ट देना है ना, तो वो आप यूजुअली अगर आपने रेस्ट देना है तो एक तो आप उसको दे सकते हैं उसकी इंसाइजर एज के ऊपर, जो यूजुअली इंसाइजर्स में दिया जाता है, या फिर आप सिंगुलम वाली एरिया में दे सकते हैं जो यूजुअली कैनाइन्स में दिया जाता है। तो वो बेसिकली कहता है कि आपका कैनाइन के ऊपर जो सिंगुलम के ऊपर जो रेस्ट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द इंसाइजल एज। तो उसकी रीज़न ये है, वो बायोमैकेनिक्स में भी देखी थी हमने, कि जहाँ पे किसी चीज़ की सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल एक रॉड जो है वो ज़मीन में लगी हुई है, तो अगर आपने उसको टिप करवाना है या उसको मूव करना है, तो जितना आप ग्राउंड से दूर आके फोर्स लगाएंगे उतना इजी हो जाएगा उसके पे फोर्स लगा के उसको मूव करना। तो यही रीज़न है कि सिंगुलम क्योंकि दांत के सर्वाइकल पोर्शन के करीब है, जहाँ पे आपकी जो सपोर्ट है बेसिकली रूट के अंदर एम्बेडेड होता है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, और इंसाइजल एज ऑब्वियसली उससे एज़ फार अवे एज़ पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली जब इंसाइजल एज पे फोर्स लगेगी तो वो टिपिंग की जो उसकी टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जब सिंगुलम वाले एरिया में आप रेस्ट देंगे। तो हाँ, तो उसके बाद वो बताता है उसकी शेप क्या होनी चाहिए। तो अगर तो आप डायरेक्टली टुथ्स के ऊपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कहता है वी शेप का आपका जो है सिंगुलम के ऊपर या सिंगुलम से बिल्कुल नीचे आपका रेस्ट जो सीट है वो प्रिपेयर होगी, और जो एपेक्स ऑफ द वी होगा वो इंसाइजल एज की तरफ होगा, और बिल्कुल सारी जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो राउंडेड होगी, उसमें कहीं कोई शार्प एज नहीं होगा। फिर अगर उसको क्लोजली देख रहे हैं या इंसाइजली देख रहे हैं तो वो कहता है सेंटर में उसकी जो फेशियल लिंगुअल विड्थ है वो सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे आप साइड्स की तरफ, प्रॉक्सिमल सर्फेसिस की तरफ जाएंगे तो नैरो होती जाएगी। और दूसरा वो बताता है कि अगर आपने कास्ट रेस्टोरेशन के ऊपर ये सिंगुलम रेस्ट देना है तो उसमें वो कहता है ये ज़्यादा फेवरेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपने दांत के ऊपर प्रिपेयर करना है। तो उसमें वो ये कहता है कि वैक्स पैटर्न के ऊपर आप उसको बना लेते हैं और उसके बाद उसको कास्ट करते हैं। तो वी शेप के अलावा वो कहता है फिर बॉल शेप्ड का भी आप जो है वो रेस्ट दे सकते हैं। उसमें यह है कि एक तो वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव होगी क्योंकि वी के लिए आपने अच्छा खासा मेसोडिस्टल स्ट्रक्चर उसका प्रिपेयर किया है, जबकि अगर आप बॉल टाइप रेस्ट लेंगे तो वो कंजर्वेटिव प्रूव होगा। और फिर आपका इंसाइजल रेस्ट या रेस्ट सीट्स आ जाती हैं। तो ये तो उसने पहले ही बता दिया है कि आपका जो इंसाइजल रेस्ट होगा वो मतलब ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, यानी उस पर जब फोर्स लगेगी तो दांत के ऊपर टिपिंग फोर्सेस यानी ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट होने के चांस ज़्यादा होंगे क्योंकि वो सपोर्ट से सबसे दूर है। तो उसमें जो शेप वगैरह वो बताता है वो ये है कि जहाँ आपकी इंसाइजल एज जो है बिल्कुल प्रॉक्सिमल सरफेस के साथ मिल रही होगी वहाँ से आपने प्रिपेयर करना है उसको। 2.5 मिलीमीटर वो मिजी डिस्टली बता रहा है कि एटलीस्ट वाइड होना चाहिए, और 1.5 मिलीमीटर ही आपका डीप होना चाहिए।
तो उसमें बस इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको उसकी शेप वगैरह पता हो, और उसने ये कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं साथ के, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। तो पहला ये है कि जो नेचुरल इंसाइजल फेसिएटिंग है आपके दांतों की, उससे एडवांटेज मिल रहा है आपको। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी जो च्यूइंग हैबिट्स हैं, आप कह लें जिस तरह वो चबा रहा है, तो उसमें आपका अगर वहाँ पे मेटल आ जाएगा तो वो आपको मतलब एडवांटेजियस होगा। मतलब आप कह लें कि आपके दांत के लिए डेट्रीमेंटल नहीं होगा। फिर कोई दूसरा डिज़ाइन आप नहीं यूज़ कर सकते तो ये यूज़ करेंगे। अगर डिफेक्टिव या ब्रेडेड टूथ एनाटमी है तो यूज़ कर सकते हैं। इंसाइजल रेस्ट प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन, और फिर फुल इंसाइजल रेस्ट में रिस्टोर और प्रोवाइड इंटीरियर गाइडेंस। तो उसमें ये होगा कि आपकी सारी इंसाइजल एज के ऊपर जो है वो रेस्ट प्रिपेयर होगा, तो उसको आप कहेंगे कि ये फुल इंसाइजल रेस्ट है। तो इसमें बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, बस और कुछ नहीं।